वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर पर पहुंच चुके हैं और हमारे इस चैप्टर का सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया है, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, एवोपरेशन। तो याद रखना, एवोपरेशन क्या होता है, आइए इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रवों के कणों के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अतः किसी भी ताप पर किसी द्रव को बिना गर्म किए उसकी सतह से अणुओं का धीरे धीरे निकलकर वायु में मिलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यानी बेटा, वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे कि अगर हम अपने किसी भी बर्तन में पानी को लेकर रख दें और अगर हम इस पानी को अपनी छत पर या कहीं भी रख देते हैं धूप में, तो वो हमारा पानी वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो याद रखना, बिना गर्म करे, हम पानी को गर्म नहीं करते लेकिन फिर भी पानी हमारा उड़ने लगता है। जैसे कि हम अपने गीले कपड़ों को छत पर सुखाने डालने जाते हैं तो हमारे गीले कपड़े 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सूख जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप? वाष्पीकरण के फलस्वरूप। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो बेटा, जैसे कि आपके सामने कहा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, जैसे कि द्रव की सतह का क्षेत्रफल, यानी बेटा क्षेत्रफल हमारा प्रभावित करता है वाष्पीकरण को। जैसे कि तापमान, जैसे कि वायु की चाल, जैसे कि आर्द्रता। तो याद रखना बेटा, जैसे कि सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं अपने द्रव की सतह का क्षेत्रफल। तो याद रखना बेटा, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो हमारा वाष्पीकरण बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बेटा ये है कि अगर हम कपड़ों को सुखाने जाते हैं तो कपड़ों को हम खोल कर सुखाते हैं, फैला देते हैं। अगर हम कपड़े को एक साथ रख देते हैं तो हमारे कपड़े देर से सूखते हैं, और अगर हम कपड़ों को खोल कर, पूरा उनको खोलकर सुखाना चाहते हैं और डाल देते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वाष्पीकरण के। तो याद रखना, द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाष्पीकरण के, यानी आप क्षेत्रफल जितना बढ़ाते जाओगे वाष्पीकरण उतना ज्यादा होता जाएगा। अगली बात करते हैं बेटा हम ताप के बारे में। तो याद रखना बेटा, ताप, तो याद रखना, अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं तब भी हमारा वाष्पीकरण ज्यादा होता है। यानी अगर आप चीज को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तब भी हमारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होगी। जैसे कि ताप, द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिससे वे शीघ्र वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो याद रखना बेटा, ताप भी हमारा वाष्पीकरण के समानुपाती होता है। तीसरा है बेटा आपका वायु की चाल। जैसा कि बेटा सब लोग जानते हैं, जब अगर हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और हवा नहीं चलती तो कपड़े देर से सूखते हैं। तो वायु की चाल अधिक होने पर भी वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। तो वाष्पीकरण, याद रखना बेटा, ये भी समानुपाती होता है वायु की चाल के। अगला पॉइंट हम बात करते हैं बेटा आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, यानी कितनी उमस है हमारी टेम्परेचर के अंदर। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी वायु में कितनी जल वाष्प, कितना वाष्प मौजूद है, जल की बूंदें मौजूद हैं, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। यदि वायु की आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। इसलिए ही बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं। याद रखना बेटा, ये थी हमारी 4 पॉइंट जो हमारे थे कि वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है। तो याद रखना बेटा, शीतलता का मतलब होता है ठंडक महसूस होना। यानी अगर हमारी बॉडी पर पसीना आता है और हमें ठंडक महसूस होती है, कैसे होती है इसको जानने की कोशिश करते हैं। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊष्मा द्रव के भीतर से ही प्राप्त करता है, जिससे द्रव का ताप कम हो जाता है। और आगे बेटा हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि अर्थात शीतलता महसूस होती है, यानी अगर ऐसा काम होता है तो हमें शीतलता महसूस महसूस होती है। जैसा कि बेटा आपके सामने लगा है, दैनिक जीवन में इसके अनेक उदाहरण हैं। अब कौन कौन से उदाहरण हैं जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। यानी आप खुले हुए बर्तन में द्रव भर देते हो तो ये पानी हमारा वाष्प बन के उड़ता रहता है। तेज एसीटोन को हथेली पर रखने से ठंडक मिलती है। यानी अगर हम एसीटोन को, यानी हम थिनर को अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडक मिलती है। नेक्स्ट बेटा हमारा, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर या खुले स्थान पर पानी डालते हैं। तो हम लोग अपनी छत पर पानी डालते हैं गर्मियों के दिनों में, क्योंकि हमारी छत ठंडी हो जाती है। और छत का ठंडा होना कौन सा उदाहरण है? वाष्पीकरण का। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो सूती कपड़े हल्के होते हैं, उनमें थोड़े-थोड़े से छिद्र होते हैं, जिससे हमारे बॉडी को कूलिंग यानी ठंडक मिलती रहती है। 5वां पॉइंट बेटा, बर्फीले जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? तो याद रखना, अगर हम कोई ठंडा पानी भरते हैं, ठंडा पानी ले लेते हैं गिलास के अंदर, तो गिलास के चारों तरफ बाहर की सरफेस पर जल की बूंदें आ जाती हैं। कौन-सी प्रक्रिया से? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। नेक्स्ट है हमारा, गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में रखा जल ठंडा हो जाता है। यानी अगर हम मटके में पानी रखते हैं तो हमारा मटके में जो रखा जल होता है वो ठंडा हो जाता है। कौन सी प्रक्रिया से बेटा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। लास्ट बेटा हमारा टॉपिक है वाष्पन एवं क्वथन में अंतर। तो जानने की कोशिश करते हैं बेटा, वाष्पन यानी वाष्पीकरण, क्वथन मतलब बेटा
बॉइलिंग। इसमें क्या डिफरेंस है तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं बेटा वाष्पन और क्वथन। तो याद रखना बेटा वाष्पन ये द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है, यानी ये हमारा द्रव के प्रत्येक ताप पर होगा वाष्पन। याद रखना क्वथन ये द्रव के एक निश्चित ताप पर ही संभव होता है, जैसे कि हमारा जल है वो 100 डिग्री पर ही बॉयल होता है, तो वो 100 पर ही बॉयल होगा, यानी 99 डिग्री पर भी बॉयल नहीं होगा, लेकिन वाष्पन हमारा प्रत्येक ताप पर हो जाएगा। याद रखना बेटा जो वाष्पन होता है वो हमारा एक धीमी प्रक्रिया है, यानी जो वाष्पीकरण होता है बेटा वो हमारा स्लो होता है, यानी अगर हम अपने पानी को बर्तन में भरकर रख देते हैं तो वो हौले-हौले एवोपरेट होता है, ना कि 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर एवोपरेट नहीं होता। लेकिन याद रखना बेटा जो क्वथन होता है, ये एक तीव्र प्रक्रिया है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम, ये द्रव की ऊपरी सतह से होता है, यानी जो वाष्पीकरण होता है, ये द्रव की हमारी ऊपरी सतह से होता है, लेकिन ये संपूर्ण द्रव में एक साथ होता है, यानी जो बॉइलिंग होती है वो पूरे द्रव में एक साथ होती है। अब बात करते हैं बेटा हमने लास्ट पॉइंट की, ये वायु की गति, ताप व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है, ये वायु की गति पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जो क्वथन होता है, ये बेटा हमारी ये अशुद्धियाँ मिलाने पर भी परिवर्तित होता है, यानी अगर हम बॉइलिंग को घटाना हो तो हम बॉइलिंग को घटा सकते हैं, क्वथनांक को घटा सकते हैं। अगर हम इसमें कोई अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो हमारा क्वथन घट जाता है। तो बेटा ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट।